नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात महाराष्ट्र की करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से टीएमसी के साथ खेला हुआ, वही खेला यहां पर यूबीटी शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। ऑपरेशन टाइगर का जिक्र हो रहा है। ऑपरेशन टाइगर कहां तक पहुंचा है, खेला हो भी गया है या खेला होने वाला है, ये समझने की कोशिश करते हमारे सहयोगी हैं विनीत। ऑपरेशन टाइगर का जिक्र बहुत हो रहा है, जरा बता दीजिए ऑपरेशन टाइगर कहां पहुंचा और क्या हो चुका खेला जो मुझे लगता है कि खेला हो चुका है। जब खेला हो गया उसके बाद जो तस्वीर है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा। अब खेला होने के बाद जो है मनु दोनों ही गुट, चाहे वो बागी गुट हो या फिर जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हो, वो दोनों गुट जो है वो सक्रिय हो गए। अब हम तो देख रहे हैं कुल ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी है अभी या फिर सब कुछ हो गया, मतलब झटका लग चुका है? अब सब मुझे जो लगता है कि औपचारिकताएं जो है वो बाकी रह गई है। अब कहीं ना कहीं इमेज फेस सेविंग की बात हो रही है, चाहे वो उद्धव गुट भी हो, वो पूरी तरह से अभी हम देख रहे हैं कि दोनों ही पक्ष जो है, उद्धव गुट जो है वो भी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर रहा है, जो बागी पक्ष में जो है वह भी लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर रहा है। नंबर्स जो हैं वो वो जो है बागियों के पास है, क्योंकि 2/3 बहुमत की अगर हम बात करें तो 9 सांसद जो है लोकसभा में वो शिवसेना यूबीटी के पास है। तो उसमें से लगभग जो 6 से 7 जो सांसद हैं वो जो है वो अब जो है वो बागी हो चुके हैं। वो या तो शिंदे के साथ जो है वो मिलेंगे या फिर वो अपना एक गुट बनाएंगे। खेला हो गया है, बस अब औपचारिकताएं जो है वो हम कर सकते हैं। बाकी हमारे विनीत बता भी रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर को कल ही लेटर लिखा जा चुका था कि अन्य गुट की मान्यता हमें दे दीजिए और वो मान्यता दी भी जा चुकी है। आज सिर्फ मुलाकात यहाँ पर होनी है। यहाँ अभी इसमें टेक्निकलिटी होती है कि लोग चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो है वो टाइम देते हैं, दोनों ही पक्ष के साथ मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद जो है फिर क्योंकि कुछ औपचारिकताएं होती हैं कुछ क्योंकि अगर हम अभी देखें, संजय राउत को हम सुन रहे थे, संजय राउत का कहना था कि जो संविधान में होगा उसी के संविधान के अनुसार जो है वह काम में होगा। उन्हें संविधान संजय राउत तो संकट मोचक रहे हैं उद्धव ठाकरे, संकट मोचक हो पाएंगे नहीं हो पाएगा इस बार संकट मोचक के साथ साथ कई बार वो कारण भी बन जाते हैं भले ही वो उद्धव शिवसेना के स्पोक्स पर्सन के तौर पे सामने आते हैं, लेकिन कई बार वो कारण भी बन जाते हैं। और यही कारण है कि क्योंकि कई लोग जो है वो जो नाराज होते हैं वो संजय राउत से भी नाराज होते हैं। अब होगा क्या ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ तो 5 साल में 2 बार खेला हो गया जी। तो ये जो तीर धनुष है वो किसके पास जाएगा? ये फैसला जो है वो चुनाव आयोग में करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दावा है, जो उद्धव गुट का जो दावा है वो जो है वो लगातार कमजोर होता रहेगा। क्योंकि जिस तरह से हम देखें कि संख्या बल जो है वो उनके पास कम हो रहा है, विश्वास जो है वो कम हो रहा है। संख्या बल अगर यहाँ पर बागी के साथ है तो फिर तो विप भी लागू नहीं होगा, विप भी लागू नहीं, दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा, विप भी लागू नहीं होगा, दल बदल कानून। क्या करेंगे बागी सांसद, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या उनका बागी सांसद जो है उन्होंने चिट्ठी लिख दी है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात में जो है वो या तो क्योंकि वो जो मुझे जानकारी मिल रही है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात करने संसद भवन पहुंच गए, तो उनकी मुलाकात जो है वो लगभग या तो हो गई है या होने ही वाली है। तो कोई बस औपचारिकताएं जो है वो बच रही है, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जो पूरा खेल है, जो जिस तरह से हमने शुरुआत किया था, बंगाल में खेला हुए की बात हुई थी, महाराष्ट्र में भी जो है पूरा खेल जो है ऑपरेशन टाइगर जो है वो पूरी तरह से हो गया है। जब पूरी स्थिति जो है बागियों ने अपनी बात कर ली थी, उसके बाद जो अब पूरी स्थिति जो है वह तस्वीर साफ हो गई है। तो उसके बाद पिक्चर जो है वो सामने आया है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई है, लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात जो है जब ये सब कुछ पैरेलली पश्चिम बंगाल में चल रहा था, तभी खबरें छन के आने लगी थी कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक जो है ना पश्चिम बंगाल की जो चुनाव परिणाम है उसका भी कहीं ना कहीं इसको भी हमें आधार मान सकते हैं या बेस मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल है वो कमजोर हुई है। मैं यही समझना चाहती कि आखिरकार कारण क्या रहा, क्यों अचानक से यहाँ पे शिवसेना में भी एक यूबीटी शिवसेना में टूट हो गई? यूबीटी में शिवसेना की अगर टूट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो कारण हम मान सकते हैं कि इसमें कई कारण जो है वो भी हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की अपनी एक समस्या होती है, उनके क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने के लिए जो सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि सत्ता जो है सत्ता में रहना चाहिए, उनके पास सत्ता नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं जो भटकाव है या फिर कहीं ना कहीं
कहीं जो डाइवर्जन की बात में है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखिए उद्धव की ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। जिस सत्ता नहीं है तो वो कमजोर पड़ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर सांसद अपने काम नहीं करवा पा रहे थे, अपने काम नहीं करवा पा रहे थे। और कुल मिलाकर ये अभी लोकल चुनाव भी होते हैं, उसमें भी चाहते हैं 5वें नंबर और पर सिमट दूसरी कर बात रह गई यहाँ थी पर उद्धव यह भी ठाकरे है कि की पार्टी। भविष्य भी नहीं दिख रहा। हाँ, अगर हम ये देखिए क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बात करें, अगर ममता बनर्जी बेहतर प्रदर्शन करती तो हो सकता था कि लगे कि नहीं हम भी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपना बता रहे हैं कि टीएमसी में हो गया ये, इधर उधर ठाकरे की पार्टी में ऐसा हो गया, तो क्या यूपी में भी एक उड़ती खबर आई कि किसी मंत्री ने दावा कर दिया कि अखिलेश की पार्टी में भी टूट होने वाली है? इसी तरह के ये परिणाम जो है वह है हम इसका हम जो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव परिणाम है उसी का हम परिणाम ये देख रहे हैं। उसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो यही सब चीजें, क्योंकि उन्हें भविष्य भी नजर नहीं आ रहा। बीजेपी लगातार स्ट्रांग जो है, ये वाला जो विनीत वक्त है, क्या ये माने कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को एग्जिस्ट रखना? क्षेत्रीय पार्टियों के निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, शरद पवार का बयान आता है। शरद पवार कहते हैं कि हमें कांग्रेस में जो भी दल कांग्रेस से छोड़ के गए हैं उन्हें कांग्रेस में मिल जाना चाहिए। तो आप ये समझिए कि क्षेत्रीय दल अपने एग्जिस्टिज्म की समस्या से गुजरे हैं, अस्तित्व की समस्या है उनके पास। तो अस्तित्व का जब सवाल है तो फिर सभी अपने भविष्य को देख रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दलों में व्यक्ति आधारित जो पार्टियां निकली थी अब वापस आने के बाद ममता बनर्जी ने भी बात करी। अब ये देखिए जिस दिन पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आया उसी दिन उसके बाद से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक की बात कर रही थी। वो हमें कभी भी इंडिया गठबंधन के को बहुत ज्यादा मानती नहीं थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हमने देखा कि मैं चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो पाया। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इस वक्त जो स्थिति है, क्षेत्रीय पार्टियां टूट रही हैं, तो क्या ये इंडिया गठबंधन पर क्या असर डालेगा, उनकी एकता पर क्या असर डालेगा? इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया गठबंधन पे होगा। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से शरद पवार ने जो बात बोली, उसके बाद आप देखते हैं ममता बनर्जी ने जो बात बोली, लेकिन उनके अपनी शक्तियां जो है, ये चाहे उनके जो अपने छत्रप हैं वो लगातार टूट रहे हैं उनके साथ, उनके साथ बिखर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है या फिर विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात नहीं है, यहाँ पर अपने को बचाने की भी बात हो रही है, चाहे वो शरद पवार करे चाहे वो ममता बनर्जी करे। तो यही चीज जो है हम उद्धव गुट में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे भी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो है वो उनके जो छत्रप हैं वो उनसे बिखर रहे हैं। ये न सिर्फ विपक्षी एकता की बात है, अकेले पड़े हैं वो पार्टी कह रही है कि भाई जहां से हम निकले थे वहीं वापस कांग्रेस में आ जाना चाहिए। तो लेकिन क्या ये अब जैसे कांग्रेस को यहाँ जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी सहयोगी पार्टियां थी वो कांग्रेस के लिए हमेशा से थ्रेट बनी हुई थी, राहुल गांधी के लिए थ्रेट बनी हुई थी, तो मानती नहीं थी कि वो चेहरा हो सकते हैं। तो क्या पार्टिकुलर अगर मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, ये उनके लिए एक कहते हैं ना कि आपदा में अवसर है, आपदा में अवसर है निश्चित तौर पर। यहाँ पर कांग्रेस में एक मुख्य विपक्षी तौर पर, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि ममता बनर्जी का कहना था कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो है 2014 में वो दावा कर रही थी, कांग्रेस के 43 थे, केजरीवाल भी आ गए थे, लेकिन सारे लोग कमजोर हो गए। अब ऐसे में उनको अपने बचाने की बात है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि राहुल गांधी के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि उनकी पार्टी उनकी पार्टी में मजबूत है, क्या उनके पार्टी का संगठन जो है वह भी खुद मजबूत है। आप यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है और टेक्निकल रीजन के साथ मीनाक्षी नटराजन जो है वो टेक्निकल रीजन के कारण उनका नामांकन जो है वो रद्द हो जाता है और कहीं ना कहीं वहां पर भी देश की सबसे पुरानी पार्टी, मतलब वो सारी चीजें जो जिसमें इन्वॉल्व रही है कि कैसे बनेगा आयोग, क्या कैसे लिखा जाएगा संविधान, वो सब कुछ उनके संगठन वहां पे जो है राहुल गांधी जो है वो चेहरा हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके साथ उतना बड़ा संगठन है। फिर दूसरी बात है कि क्या जितनी कंसिस्टेंसी जो है वो बीजेपी के नेताओं में, आप चाहे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी का आपने जिक्र किया, लेकिन ये जो ऑपरेशन टाइगर चला, ये जो टीएमसी के साथ हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, इसमें बीजेपी की भूमिका आप क्या देखते हैं? संजय राउत तो सीधे सीधे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे, कह रहे 15 करोड़ रुपए दिए गए। देखिए तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे बीजेपी को कैसे फायदा होगा संसद के अंदर? इसकी अगर हम बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी सीधे तौर पर इस
बात से इनकार करती है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। निश्चित तौर पर ये अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें जो है वो अपने आप को मजबूत कर रही है। अगर हम देखें कि हम पिछले दिनों हमने देखा कि नहीं, यही मेरा सवाल है कि हाँ। क्षेत्रीय पार्टियों में भगदड़ का फायदा कैसे संसद में बीजेपी को मिलेगा? यहाँ पर बीजेपी के प्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि को भी चाहे वो टीएमसी के जो बागी गुट है वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो संसद है, लोकसभा है, वहां पर बीजेपी की शक्ति जो है वह बढ़ रही है। बीजेपी की संख्या जो है, या हम कह सकते हैं एनडीए की संख्या जो है वह बढ़ रही है। हमने देखा कि 2/3 मेजोरिटी के नहीं होने के कारण महिला आरक्षण बिल था या डिलिमिटेशन बिल में जो था वह में गिर गया था। और बीजेपी के कुछ ऐसे भी एजेंडे हैं, या हो सकता है कि हालांकि बीजेपी जो अपने पत्ते जो है वो जो हमेशा छुपा के रखती है और आखिरी मौके पर अपने पत्ते सामने लाती है, तो बीजेपी कुछ और भी चीज ऐसा करना चाहती है जिसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। लेकिन वो अगर ये जो उनके गठबंधन का अगर जो कुनबा है वो बढ़ेगा, उनमें संख्या बढ़ेगी, वो मजबूत होगा, तो कुल तो मिलाकर इसका नंबर फायदा गेम में अब पिछड़ नहीं पाएगी एनडीए, अगर वो कड़े और बड़े फैसले के लिए जिस तरह से जानी जाती है मौजूदा सरकार। तो अगर इसी से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं संसद के अंदर, तो ये मजबूती, ये क्षेत्रीय दल जो भगदड़ मची हुई है, जो अलग अलग गुट बना रहे हैं, जो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, कुल मिलाकर बीजेपी के फेवर में है। बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा गणित हमें समझाने के लिए विनीत। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है आपने देखी, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।